हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिकर टॉक। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको पक्का पता होगा कि एक स्टॉक को पिक करने में कितना टाइम जाता है। टीवी एनालिस्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, न जाने कितनी चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी वो एक स्टॉक समझ ही नहीं आता और ज़्यादातर केसेस में रिटर्न्स सब ऑप्टिमल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसने पर्सनली मुझे तो बहुत हेल्प किया है विनिंग स्टॉक्स चूज़ करने में। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी समझेंगे और एंड में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे जिससे कि हम क्या वो एक स्टॉक ढूँढ सकते हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकें। इस स्ट्रैटेजी का बेसिक फंडा ये है कि जो स्टॉक मार्केट के गुरुज़ आपको बता रहे हैं कि क्या खरीदें, उस पर इतना ध्यान ना दें, बल्कि इस पर ध्यान दें कि कौन खरीद रहा है। कन्फ्यूज़्ड? कौन खरीद रहा है, इससे हमें क्या मतलब और कौन खरीद रहा है ये हमें मालूम कैसे चलेगा? तो इसके लिए थोड़े बेसिक्स कवर करते हैं। हर क्वार्टर कंपनीज़ को ये डिस्क्लोज़ करना पड़ता है पब्लिक में कि उनकी कंपनी का कितना ओनरशिप किसके पास है। इसको हम शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। पहला प्रमोटर, ये होते हैं आपकी कंपनी के कर्ता-धर्ता। तो इन्हें पता है कि कंपनी कब क्या कर रही है एंड बिज़नेस कैसा है। दूसरा डीआईआई, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा एफआईआई, इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। अब इसमें से प्रमोटर्स तो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। उनको मार्केट का, बिजनेस ऑपरेशंस का सबका आइडिया है। इफेक्टिवली उन्हें पता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो जब प्रमोटर्स खरीदें, आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा डीआईआई और एफआईआईज़। तो डीआईआईज़ और एफआईआईज़ के पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज हम लोगों से ज़्यादा होते हैं। इनका डे इन डे आउट काम ही है। बट हम अपनी स्ट्रैटेजी के लिए एफआईआईज़ पे इतना फोकस नहीं करेंगे बिकॉज़ एफआईआईज़ का पैसा इंडिया से अंदर बाहर बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से भी जाता रहता है। तो वी डोंट वांट कि उनकी ओनरशिप चेंज होने पर हम अपना डिसीजन अभी बेस करें। तो फोकस कहाँ रखेंगे? फोकस रखेंगे प्रमोटर्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे। अब देखते हैं कि बेसिकली क्या-क्या कंडीशंस हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी में मीट होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी में हमें वो स्टॉक्स चाहिए जहाँ पे प्रमोटर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज 1% से बढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रमोटर का 60% शेयर था, तो उसका एटलीस्ट 61% से ऊपर जाना चाहिए। जितना ज़्यादा इंक्रीज़, उतना ज़्यादा अच्छा। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी एटलीस्ट 1% से बढ़नी चाहिए। और तीसरा, म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स, इन दोनों की होल्डिंग 1-2 साल में ऐसा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। अगर एक शार्प इंक्रीज़ दिखा है स्टेबल रहने के बाद तो वैलिड है, कंटीन्यूअस इंक्रीज़ है तो भी वैलिड है। बट अगर ऊपर-नीचे हो रहा है तो उस कंपनी को इग्नोर कर दें। अब आप लोग कहेंगे कि ये कंडीशंस तो बहुत सारी कंपनीज़ मीट करेंगी, इसीलिए इसमें हम कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगाएँगे। पहला, प्रमोटर्स के शेयर्स अगर प्लेज्ड हैं, माने कि उसने गिरवी रखे हैं, तो उन कंपनीज़ पर ध्यान ना दें। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई स्टार म्यूचुअल फंड है एंड स्टार म्यूचुअल फंड कौन से हैं? जो कि अपने कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स हों, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में। अगर उनमें से कोई म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग में आता है या नया एंट्रेंट है, तब तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल है, तो हम उन्हीं कंपनीज़ को इंक्लूड करेंगे जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो। तीसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ने चाहिए। अब इतनी कंडीशंस हमने क्यों लगाई? वो इसलिए जिससे कि हम अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी के चांसेस और बेहतर कर सकें एंड हमें आउटपुट में भी ना 1-2 स्टॉक से ज़्यादा ना आए। क्योंकि जब बहुत सारे स्टॉक्स आएँगे तो अगेन हमें कन्फ्यूजन होगी कि अब किस में पैसा डालें। तो ये स्ट्रैटेजी एंश्योर करती है कि आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स तो ऐसे नहीं मिलने वाले। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसिडर करते हैं। पहला, हिमाद्री स्पेशलिटी। इनके प्रमोटर्स ने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच जो क्वार्टर था 2024 का, उसमें अपना स्टेक 44% से बढ़ा के 50% कर लिया। तो इंक्रीज़ तो काफ़ी बड़ा था। दूसरा, डीआईआई होल्डिंग भी इनकी बढ़ के 0.6% से 2% के ऊपर चली गई। और तीसरा, हमने ये भी कहा था कि इंक्रीज़ कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए, जो कि दोनों ही कंडीशंस हिमाद्री के केस में वैलिड थी। और अगर बाकी की रिफाइंड कंडीशंस देखें, तो उसमें हमने कहा था कि एक
स्टार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड होना चाहिए, तो इस केस में क्वांट स्मॉल कैप इन्वेस्टेड था। दूसरा हमने कहा था कि प्रमोटर की प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, इस केस में कोई प्लेजिंग नहीं थी। तीसरा, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए, तो वहाँ पे भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड था। तो हिमाद्री एक परफेक्ट फिट था हमारे इस टेक्निक के हिसाब से। तो मार्च 2024 में हिमाद्री 300 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था और अगले 6 महीनों में ये 600 पार हो गया। आज भी ये अराउंड 550 के आसपास ट्रेड करता है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है पॉली मेडिक्योर, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप उसे खुद जाके चेक करें। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आप खुद इन स्टॉक्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो साइट्स का यूज करेंगे। पहला है screener.in और दूसरी साइट है trendline.com। तो सबसे पहले हमें स्क्रीनर पे जाना है, यहाँ पे स्क्रीन्स पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन। आपको इस क्वेरी के अंदर टाइप करना है चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 1% लगा देंगे एंड चेंज इन DII होल्डिंग, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे अगेन ग्रेटर देन 1%, राइट। अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 कंपनीज निकल के आएंगे। अब इसमें फर्दर एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मंगलम ऑर्गेनिक को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि अगर हम इन्वेस्टर्स में जाते हैं और DII को खोलते हैं तो यहाँ पे एक ही एंटिटी है और ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, तो हमारी कंडीशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स हमारे कंडीशंस के हिसाब से सूट नहीं करता, इसको हम रूल आउट कर देंगे। अगर हम वापस जाते हैं तो हम सेकंड कंपनी देखते हैं पित्ती इंजीनियरिंग। इसको मैं एक बार ट्रेंड लाइन पे आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ सर्च करेंगे पित्ती इंजीनियरिंग और कुछ नहीं करना है, उसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पे आप क्लिक करके इसकी शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि प्लेज्ड होल्डिंग जो है वो कंपनी के अंदर है, तो ये कंपनी भी रूल आउट हो जाती है। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड कंपनी। अगर मैं बजाज कंज्यूमर को देखूं, सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि बजाज कंज्यूमर में प्लेजिंग है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे बजाज कंज्यूमर, इसके शेयर होल्डिंग पे जाएंगे फिर से, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है। मोटर का जो स्टेक है वो भी इंक्रीज हुआ है, म्यूचुअल फंड का जो स्टेक है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो क्राइटेरिया सारे मीट हो रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि कोई एक स्टार इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्टेड होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप मंथली MF होल्डिंग्स पे जाइए लास्ट क्वार्टर में ही, क्योंकि ये इंक्रीज आया है तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फंड है जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन ली है। तो सितंबर क्वार्टर में आया है तो हमें जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 क्वार्टर्स देखने चाहिए। यहाँ पे जुलाई में आपको दिख रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन्होंने ये अपनी कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है, तो ऑब्वियसली वो कंडीशन भी जो हमारी स्टार फंड वाली थी वो यहाँ पे मीट हो जाती है, राइट। अब एक बार स्क्रीनर पे आके इसको देखते हैं। यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू का हमारा कंडीशन था वो यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही स्लोली इनफैक्ट कुछ केसेस में डिक्लाइन भी कर रहा है, स्टैग्नेंट रह रहा है। 918 2019 में था, उसके बाद 880 2022 में, वाइल 961 का रेवेन्यू किया है अभी कंपनी ने 2023 में, 2084 का किया है। बट TTM अगर आप देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स लास्ट 12 महीने का जो रेवेन्यू है वो फिर कम चल रहा है, तो काफी यहाँ पे बहुत फ्लैटिश सी ग्रोथ दिख रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ सिचुएशन और वरीसम है। अगर 2018-2019 के प्रॉफिट्स देखें उससे नीचे चल रहे हैं प्रॉफिट्स अभी। तो हमारी जो कंडीशन थी कि हमारे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ऊपर के डायरेक्शन में होने चाहिए, वो इस कंपनी में मीट नहीं हो रहा है। एज अ कंक्लूजन अगर हम देखें तो इन तीनों में से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो हमारी क्राइटेरिया में टोटली फिट बैठे। इससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपका काम ये नहीं है कि हर बॉल पे आपको छक्का मारना है। आपका काम है वेट करना कि बॉल हमारे एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में आए, हमारे स्ट्रेटेजी में क्वालिफाई करे, और तब हम उसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाए। बट आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे
कि क्या अभी कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो इस स्ट्रैटेजी में फिट बैठे और जहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दिखे। तो चलिए एक स्टॉक ऐसा है, मैं उसे आपके साथ शेयर करता हूँ, बट रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो कंपनी का नाम है जायडस वेलनेस। अभी करीबन 1900 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। 2024 में भी किया है, 2023 में भी किया था, एंड इनफैक्ट 2021 से लगातार करते आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्लेजिंग नहीं है इस वक्त करेंटली प्रमोटर्स की कोई भी, और DIIs का स्टेक जो है वो 2021 से तो नीचे गिरा था टिल 2023 के दिसंबर क्वार्टर तक, बट वहाँ से एक अप ट्रेंड आया है, वापस से म्यूचुअल फंड्स ने इसमें ख़रीदारी की है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। 2019 में करीब 800 के आसपास रेवेन्यू कर रही थी, 800 करोड़। वो बढ़ के करीबन 2500 करोड़ हो गए हैं। लास्ट 12 महीने का जो रेवेन्यू है वो भी 2024 से ऊपर ही चल रहा है। नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखें 2019, 2020, 2021 में भी अगर देखें तो 120, 140, 170 करोड़ तक के नंबर्स थे, और अब वो नंबर्स 300 करोड़ तक के दिख रहे हैं। इनफैक्ट TTM नंबर्स जो हैं वो इनके मुझे हाईएस्ट एवर दिख रहे हैं 319 करोड़ पे। तो उस पर्सपेक्टिव से भी कंपनी अच्छा कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर देखें, जो हमने म्यूचुअल फंड्स की बात की थी कि उसमें स्टार म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिसेंटली सितंबर क्वार्टर जो आपका था उसमें एंटर किया है। करीबन 2200 रुपये पे इनकी डील हुई थी। निपॉन स्मॉल कैप ऑलरेडी इन्वेस्टेड था इस कंपनी में, और उसने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर। एंड SBI स्मॉल कैप फंड, तो मतलब आप देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी के तीनों दिग्गज फंड इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे। हाउएवर SBI ने अपनी स्टेक काटी है सितंबर में, बट ओवरऑल म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग ऊपर ही गई है। तो अट्रैक्टिव लगता है मुझे पर्सनली, मतलब हमारे फ्रेमवर्क में भी ये स्टॉक फिट बैठ रहा है। बट स्टिल अगर इसे ये उन लेवल्स पे होता जहाँ पे प्रमोटर्स ने खरीदारी की थी 1700-1600 के आसपास, अगर ये स्टॉक मिले तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक एक अच्छा बाय हो सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही बाय करने का कोई डिसीजन लीजिए। सो वीडियो एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करें। एनी पीरियड लेस देन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल ना करें। सेकेंडली, कोई भी स्ट्रैटेजी ले लीजिए मार्केट में, वो फुल प्रूफ नहीं होती है। तो इसीलिए हमेशा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, उसका ध्यान रखिए। कोई भी गारंटीड सक्सेस नहीं होती। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आप लोगों को अपना सक्सेस रेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंप्रूव करने के लिए शेयर की गई है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।